सब बड़ी फिल्में करते हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता है, उनके इनकम टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो ऐसे में शाहरुख खान ये नहीं चाहेंगे कि सरकार उनके घर पे ईडी भेज दे। ये बड़े बड़े लोग चुप रह जाते हैं तो फिर सोचो कौन ही उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होगा। मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत आगे जाएगी और सरकार को इसका भारी नुकसान होने वाला है। देखना, मजाक मजाक में अगर इन्होंने सरकार गिरा दी तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मोदी जी को याद रहेगा कि बच्चों से नहीं भिड़ना चाहिए था। उसी भीड़ में उन्हीं छात्रों में भी छात्र हैं भी, यानी आई डोंट नो, जो कह रहे हैं कि क्यों इंडियन आर्मी। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। मैंने देखा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, आधे कपड़े पहन के आती हैं और वो सडनली देखते देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं और उनका अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर आप कमेंट्स देखोगे तो बहुत गालियाँ भी होती हैं। उर्फी का एक टाइम बहुत टॉप पर गया, फिर उसके बाद ये दूसरी कोई और आई थी, खुशी टाइप्स का, हाँ खुशी कुछ, हाँ वो आई थी। मैंने नहीं देखा कि इनको कोई अच्छा ब्रांड इनके साथ नहीं जुड़ता। ऐसे ही लोगों को रियलिटी शोज में भी ले रहे हैं। अब मैं कहूँगी कि फिर रियलिटी शोज के ना स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो चुके हैं। मेरे पीआर ने मुझे 2-3 बार ये कहा पोस्ट माई कैंसर थिंग कि तुम कोई छोटे कपड़े पहन कर बाहर आ जाओ। शी लिटरली सेट के ना पेप्स को यही चाहिए। उसकी पीआर टीम ने मेरी पीआर टीम से कहा था कि यार बहुत हो गया, इसको बोलो बंद कर दे। हिना यूनिवर्स, हिना फैंस, ऐसे पेजेस थे जो मुझे बहुत गालियां दे रहे थे। शादी, लव, बच्चे, कुछ ऐसा प्लानिंग है या नहीं? आपको कैंसर होता है स्टेज 4 का, तो लाइफ में एक लाइफ पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैरिज नहीं है, करियर भी मैंने थोड़ा सा बैक सीट पे रखा हुआ है। मेरे घर वाले ऐसे आकर टच करते थे कि सांस ले रही है या नहीं। मतलब मैं पूरा छोड़ चुकी थी, ऐसे ऊपर देखती रहती थी, सोचती थी शायद ये 24 घंटे, शायद कल तो चली जाऊंगी। और मैं अपने आप से ये पूछती थी कि मैंने क्या किया। बड़ी एक्टर बनना है, कुछ बड़ी एक्टर नहीं बनी तो एक आध अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट कर लूं। तो ये जो दिल में चलता रहता था ना, तब मैं उस वक्त जब बिस्तर पे पड़ी थी ना, तो मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ तो लोग भूल ही जाएंगे, एक तो अच्छा काम कर लिया होता। मुझे नहीं पता मेरी एक्सटेंडेड लाइफ कितनी है। मैं 10 साल जी सकती हूँ, मैं 20 साल भी जी सकती हूँ, हो सकता है कि 5 साल बाद भी मर जाऊँ। तो मुझे लगता है कि एक काम करूँगी, भले एक काम करूँगी, अच्छा करके जाऊँगी। Hi guys, this is Roslyn Khan and you're watching me on Galata India. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है विनाश पाल। आज जो कलाकार, जो पर्सनैलिटी मेरे साथ है ना, इनको आपने ऑन स्क्रीन तो देखा ही है, टीवी पे देखा है, फिल्मों पे देखा है, लेकिन इनकी ऑफ स्क्रीन जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही है। मैं इन्हें सर्वाइवर नहीं, मैंने वॉरियर कहूंगा, क्योंकि इन्होंने कैंसर को मात दी है। इनकी जो बहुत सारी चीजों में से एक जो चीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है कि ये बहुत बेबाक है। ये अपनी दिल की बात, अपने मन की बात अप फ्रंट होके बोल देती। इनकी स्माइल बहुत प्यारी है। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग रोजलिन, जिन्हें हम रेहाना भी कह सकते हैं। Yes. मैं जो सारी चीजें चल रही हैं, एक बड़ा इस वक्त मुद्दा गरमाया है जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने देखा बहुत कम, मतलब आई थिंक नाम मात्र ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी होगा जिसने उस मुद्दे पे बात की है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने की है, एक्टर्स भी हैं, जैसे आशीष चंचलानी, उसने अपनी बात रखी आगे। सही गलत, अच्छा बुरा सब अलग चीज है, बट उस बारे में रिएक्ट करना अलग चीज है। मुझे नहीं याद किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने, नसीर साहब को छोड़ दो, शबाना जी को छोड़ दो, जिनको हम ए लिस्टर बोलते हैं ना, शाहरुख, सलमान, ऋतिक, अजय और जो भी तमाम पूरी लिस्ट, उनमें से किसी ने रिएक्ट नहीं किया। देखो, सबका अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ है सबने। सब बड़ी फिल्में करते हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता है, उनके इनकम टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो ऐसे में शाहरुख खान ये नहीं चाहेंगे कि सरकार उनके घर पे ईडी भेज दे। तो आप जितना बड़ा एम्पायर खड़ा करते हो ना, आपको उतने बड़े खतरे होते हैं। उनको लगेगा कि कल को मेरी कोई बड़ी फिल्म आई और किसी भी वजह से रोक दी गई, तो ये जो बड़े एक्टर्स हैं ना, ये थोड़े से डरे हुए से लगते हैं, मुझे जो ऐसा लगता है। करेक्ट। और हिम्मत करने के लिए भी आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। आज आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान,
ये सब अगर हिम्मत करके सामने आ भी जाते हैं तो इसका बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट से टक्कर नहीं ले सकते। ये सच्चाई। सरकार के अंडर आप रह रहे हो तो आपको उसकी बात माननी भी पड़ेगी। तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है आप सब जानते हैं, मैं जानती हूँ। अगर ये बड़े बड़े लोग चुप रह जाते हैं तो फिर सोचो कौन ही उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होगा। करेक्ट। बट ये लड़ाई उन्होंने जो शुरू की है, मैं जहाँ से देख रही हूँ, मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत आगे जाएगी और सरकार को इसका भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो ये यूथ है जिसको हम बहुत इजी ले रहे हैं, देखना मजाक मजाक में अगर इन्होंने सरकार गिरा दी तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मोदी जी को याद रहेगा कि बच्चों से नहीं भिड़ना चाहिए था। क्योंकि देखो हम जैसे जो ये बच्ची हैं, इनफैक्ट ये यहाँ पर 18, 20, 22 साल के हैं, तो इनके पास थोड़ी सी समझ कम होती है। वो अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो मुहिम उन्होंने चलाई है, अगर वो वहाँ तक पहुँच गए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि हम जैसे लोग होते हैं ना जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बोलते हैं नहीं 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 खतरा मोल नहीं लेना। तो ये तो वो वाली जनरेशन है। जेन ज़ी के साथ जीतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने तो कुछ वीडियोस ऐसे देखे कि वहाँ से टीयर गैस का बॉम्ब आया, इन्होंने रिवर्स मार दिया, तो उससे देखकर पता चलता है कि डरते नहीं हैं ये लोग। तो जो जनरेशन डर नहीं रही है ना, तो उससे सरकार को लड़ना भारी पड़ सकता है। बट उन लोगों का क्या, मैं किसी भी एक पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर पीओवी कि उसी भीड़ में उन्हीं छात्रों में भी छात्र हैं भी या नहीं, आई डोंट नो, जो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। हर तरह के लोग उस भीड़ में जमा हो चुके हैं। करेक्ट। तो अब ये देखना थोड़ा सा वो है कि उसमें कौन पब्लिसिटी बनाने गया है, कौन उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट देने गया है और कौन सीरियसली जुड़ा है। तो जब एक भीड़ इकट्ठा होती है, 2-3 आई थिंक ऑलमोस्ट 1 करोड़ की कोई पब्लिक है, ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पब्लिक जमा है। तो उसमें कुछ इस तरह के भी लोग होंगे जो सिर्फ न्यूज़ बना रहे होंगे, बहुत सारे, कुछ लोग रील्स बना रहे होंगे, तो वो भी है उसमें। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा मुद्दा ही गलत है। उसमें मुद्दा तो उठाया गया है, लेकिन कुछ अच्छे और बुरे लोग उसमें जुड़ चुके हैं। आई थिंक वो जो कहते हैं ना, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। हाँ, तो कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। कुछ गलत भी है। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया के फायदे बहुत हुए, नुकसान भी बहुत हुए हैं। मैं अगर कुछ स्पेसिफिक फीमेल एक्टर्स के बारे में बात करूं, पता नहीं उन्हें एक्टर बोलूं भी या नहीं, बट बहुत सारी लड़कियों ने उसे शॉर्टकट टू फेम बना लिया है। मतलब हम बहुत सारे लड़कों की, इनफैक्ट नॉर्मल लोगों की फीड खराब हो चुकी है। लड़कियां आधे कपड़े पहन के, कम कपड़े पहन के स्पॉटेड हो रही हैं, वीडियोस बना रही हैं जिन पे मिलियंस में लाइक है, चाहे लोग गाली ही दे रहे हैं बट स्टिल देख रहे हैं। हाउ डू यू सी ऑल दिस नैरेटिव? अब सोशल मीडिया का कुछ तो फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी। करेक्ट। जो भी अच्छा हो या बुरा हो बहुत जल्दी वायरल होता है। और मैंने देखा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली जो आधे कपड़े पहन के आती हैं और वो सडनली देखते देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और उनका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर आप कमेंट्स देखोगे तो बहुत गालियाँ भी होती हैं। करेक्ट। बट अगर आप इसी चीज़ को एक एक्टर के साथ कंपेयर करोगे, हो सकता है उनका पेज उतना वायरल नहीं होता है। जैसी कोई फिल्म आती है, फॉर एग्जाम्पल आलिया का पेज उस वक्त वायरल होता है जिस वक्त उसकी कोई बड़ी फिल्म आ रही है, प्रोजेक्ट आ रहा होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि आलिया रोज सुबह उठ के हे गाइस मैं ये कर रही हूँ, ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाती। तो जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं उनकी अपनी जगह है और हमेशा रहेगी। ये जो बोलते हैं ना कि ये बारिश के मेंढक हैं, तो ये मेंढक की तरह है और रहेंगे। और ऐसा एक एक दौर आता है, लेकिन एक्टर का दौर कभी ख़त्म नहीं होता। आज अमिताभ बच्चन का दौर नहीं जाता है, शाहरुख खान का दौर नहीं जाता है। तो ये जो दौर होते हैं चलते हैं। बट ये जो मेंढक हैं, ये कहीं ना कहीं जो परमानेंट लोग हैं उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ? इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इनके बारे में अगर कुछ बोल दो, लेजिट, मतलब मैंने 2-3 एक्ट्रेसेस के ऐसे इंटरव्यूज किए हैं, उनके बारे में कुछ किसी से अगर बात की है, मुझे गालियां पड़ने लगती हैं कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है। हाँ है। देखो जो प्रोफेशनल एक्टर है ना वो तो अपनी जगह बना चुके हैं। अब ये जो नए नए मेंढक आए हैं ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। तो हर दिन एक नया मसाला लेके आते हैं। कोई कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है, कोई किसी और को एलिगेशन लगा के खड़ा हो जाता है कि भाई इसने ऐसा किया था। तो वो ये चलता है और चलता रहेगा। और ये जो शॉर्टकट है ना ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। सबका एक टाइम आता है। फॉर एग्जाम्पल उर्फी का एक टाइम बहुत टॉप पर गया, फिर उसके बाद ये दूसरी कोई और आई थी,
खुशी टाइप्स का, हाँ खुशी खुशी कुछ, मुखर्जी, हाँ हाँ हाँ। वो आई थी। तो लोग देखते हैं फिर गालियां देने लग जाते हैं Correct. इनको, मगर ये है कि इनको कुछ कॉलैब्स मिल जाते हैं, कुछ ब्रांड्स मिल जाते हैं, बट मैंने नहीं देखा कि इनको कोई अच्छा ब्रांड इनके साथ नहीं जुड़ता। बट ऐसे ही लोगों को रियलिटी शोज में भी ले रहे हैं। तो अब मैं कहूँगी कि फिर रियलिटी शोज़ के ना स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो चुके हैं। फिर मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि अभी पिछली दफ़ा आपने बिग बॉस देखा होगा, उसमें मैक्सिमम जो लोग थे उनकी जब स्क्रीन पे हम देखते थे तो साइड पर नाम लिख कर आ रहा था। तो एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ टीवी सीरियल वाले करते थे या एक्टर करते थे। आज जो भी वायरल होता है बाय द वे उनको ऐसे उठाया जाता है कि चलो टीआरपी मिल जाएगी और उनको काम मिल जाता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका काम आपको नहीं मिलके किसी और को जा रहा है बिकॉज वो टीआरपी बना रहे हैं और वो न्यूज़ बना रहे हैं। सो ये एक दौर है, ये चल रहा है, चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छे एक्टर को भी काम मिलेगा। आपके पास कभी कोई ऐसा ऑफर है, आपकी पीआर टीम ने सजेस्ट किया हो या मैनेजर ने या जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं प्रोफेशनली, कि यार रोजलिन कुछ ऐसा कर लो तो हमें भी ये मिल जाएगा, या प्रोडक्शन हाउस ने, रियलिटी शोज ने अप्रोच किया हो, जितने भी हैं, लॉकअप, बिग बॉस, अलायंस, बहुत सारे हैं जितने भी हैं, राइज एंड फॉल, और लंबी लिस्ट होगी अब तो, किसी ने अप्रोच किया, बोला यार आप ये कर लो तो हम आपको ले लेंगे? इनमें से तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। हाँ, मेरे पीआर ने मुझे 2-3 बार ये कहा पोस्ट माय कैंसर थिंग कि तुम्हारा अभी ठीक ठाक न्यूज़ चल रही है, तो एक काम करते हैं, तुम कोई छोटे कपड़े पहन कर बाहर आ जाओ। तो पता है मुझे बहुत अजीब लगा, मेरी पीआर ने मुझसे कहा कि रोज़लिन ना कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जो वायरल हो जाओ। तो मैंने कहा क्यों, वरना न्यूज़ नहीं छपेगी। शी लिटरली सेट के ना पेप्स को यही चाहिए, अगर तुम कोई ऐसे कपड़े पहन लेती हो या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देती हो तो ही छपेगा, वरना नहीं छपेगा। सो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि छपने के लिए क्या आप कपड़े उतार के खड़े होना पड़ेगा क्या? तो मैंने नहीं किया और उस वजह से शायद कुछ चीज़ें मेरी वायरल नहीं होती। मैं अपने पीआर से कहती हूँ कि जहाँ बोली से काम चल जाता है तो वहाँ शरीर दिखाने की क्या ज़रूरत है। करेक्ट। बोली से याद आया मुझे, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने देखा बहुत तेजी से वार करती हैं लोगों पे। वार करने से खोल के अपनी बात रखना, जिसमें चाहत पांडे हो गई, हिना खान हो गई, अंकिता लोखंडे हो गई। ठीक है, हम सबके अपने व्यूज हैं किसी न किसी चीज को लेके, बट व्हाट हैपेंस जब आपने किसी के बारे में अपनी राय रखी, या तो वो इंसान नाराज हो गया, गुस्सा हो गया कि हाउ कैन यू से दिस थिंग अबाउट मी, या उसके फैंस आपको लताड़ने लगे, सुनाने लगे कि अरे तेरे को क्या मतलब है, या जो भी जिस भी तरह से गंदी तरीके से रिएक्ट करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट ये पूरा कैसे होता है? ये बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि जो मेरे अंदर जो दिमाग है ना, ये थोड़ा सा राइटर वाला दिमाग है। मतलब अगर मैं वन लाइन के जो पंचेस होते हैं ना, मेरे ऐसे निकल के आते हैं। अगर किसी को रोस्ट करना हो तो मैं खड़े खड़े उसको रोस्ट कर देती हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, और मतलब मैं कभी कभी कॉमेडी वे में कर देती हूँ। हाँ, जो मुझे फील होता है ना वो मैं लिखती भी हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ पेजेस बना रखे हैं जिन पे मैं आजकल लिखने लगी हूँ। तो मेरा ये जो एक अलग टैलेंट है कि मैं किसी के बारे में खुल के लिख सकती हूँ, और किसी को मैं क्रिटिसाइज बहुत इजीली कर लेती हूँ अगर उसने कुछ गलत किया है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं बिना बात के किसी को लथेड़ दूँ और इस तरह का कर दूँ। तो ये मेरे अंदर इनबिल्ट है, ऐसा कह सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा होता है तो मेरा दिमाग चलने लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी की आत्मा आ चुकी है मेरे अंदर जो दुनिया को सुधारना चाहती है, या जो आसपास की गंदगी को देखकर अचानक से बोल उठती हूँ। तो मैं भी कई बार अपने आप से पूछती हूँ कि यार मरने दो ना, क्या मैं दुनिया सुधारने के लिए आई हूँ? तो फिर मगर निकलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के बोल देती हूँ, निकल आता है अपने आप से, अंदर से निकल के आता है कि अरे इसने ऐसा किया, ये तो बदतमीज है, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो ऐसे क्यों बोला, इसने वैसे क्यों बोला। ये जो समाज सुधारक वाली कुछ चीजें मुझे अपने आप में मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि यार पहले मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी होगी, बाद में देखेंगे इनके बारे में। बट कभी किसी ऐसे कॉल आया, आपने किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, और उसका कॉल आ गया हो कि बोला यार क्यों
नहीं, कॉल तो नहीं आया। जैसे अभी बीच में मेरा और हिना का हुआ था, तो मुझे पता चला था, उसकी पीआर टीम ने मेरी पीआर टीम से कहा था कि यार बहुत हो गया, इसको बोलो बंद कर दे। ओके। अब इनफैक्ट वो लोग मेरे पेज पर भी थे, आकर चेक भी कर रहे थे, और 5-6 हिना यूनिवर्स, हिना फैंस ऐसे पेजेस थे जो मुझे बहुत गालियां दे रहे थे। मेरी हर पोस्ट पर मैंने गाली खाई है कि शी इज़ नॉट लाइक दिस। तो देखो यार, मुझे जहाँ लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ। तो मुझे जब तक लगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला। फिर मुझे लगा कि कुछ टाइम में लोग खुद ही समझ जाएंगे, बोलने की क्या ज़रूरत है, लोग स्मार्ट हैं। तो कोई अगर किसी का कोई हिडन एजेंडा होता है या किसी की कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो जनता को पता चल जाता है बहुत आसानी से। बट ये चीजें इफेक्ट करती हैं। जैसे मुझे याद है प्रभास की एक फिल्म आई थी आदि पुरुष। जब इनिशियली उसका जब फर्स्ट लुक आया था, टीजर आया था, मुझे नहीं पसंद आया। मैंने अपने सोशल मीडिया पे रिवर्ट किया कि यार नहीं अच्छा लगा, ये फ्लॉज हैं। मेरे को साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में लोग गाली दे रहे थे, मुझे समझ नहीं। मैंने कहा भाई हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, एटलीस्ट मेरे को समझ आए। बट कुछ देर बाद ना वो चीज मेरे को इफेक्ट करने लगी थी। हाँ, कि आप मेरी सिस्टर को गाली दे रहे हो, आप मेरी मदर को गाली दे रहे हो, मेरे फादर को गाली दे रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हो। फिर मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए। तो ये चीज आपके साथ हो रही है कि कुछ चीज मेंटली आपको परेशान कर रही हो? अब तो ना आदत हो गई है। मैं 2012 से इंस्टाग्राम पे हूँ। तो पहले शुरू में बहुत हर्ट करता था। इनफैक्ट अभी बीच में जब मुझे कैंसर का वो जो एक पीरियड था, जब मैं इमोशनली काफ़ी ऑलरेडी डैमेज थी, तो उस वक्त मुझे बुरा लगता था। फिर अब तो ना आदत हो गई है। ऐसी गालियाँ नहीं होती तो मैं समझ जाती हूँ कि लगता है ज़्यादा लोग पढ़ नहीं रहे और ज़्यादा लोग मुझसे गुस्सा नहीं है। तो वो पता चलता है कि अरे यार, इसमें तो गाली भी नहीं है। मतलब लगता है मैं जो बोल रही हूँ वो चुभ नहीं रहा है किसी को। देखो, जब तक कि किसी को कोई चीज चुभती नहीं है ना, तब तक कि वो गाली नहीं देता है। और आज के टाइम में अगर कोई सच बोलता है ना, बहुत जल्दी चुभ जाता है। तो मेरी वो आदत है। मतलब एक होता है ना कि मेरी बहुत तीखी जबान है। तो अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उस पर अगर रिएक्शन नहीं आता है तो मुझे पता चलता है, चल पता नहीं चला पब्लिक को। बट इसका प्रोफेशनल नुकसान हुआ है। जैसे जितना मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने अभी तक 2 फिल्म्स करी हैं, करेक्ट? तो पहली चीज तो ये 2 फिल्म्स के बाद क्यों ऐसा कम हो गया प्रोजेक्ट्स या टीवी या ये सारी चीजें? एक्टिंग करियर अगर मैं बोलूँ क्यों थम सा गया? इज इट बिकॉज ऑफ योर कैंसर थिंग या और भी कुछ चीजें थी? या बहुत बार होता है, हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं इफ यू वांट टू वर्क कॉम्प्रोमाइज विद अस, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी। तो बेसिकली जो मेरी पहली फिल्म आई थी वो इरोज नाव के साथ की थी। हाँ। और मैं बहुत इमेच्योर एक्टर थी। तो मैं अब देखती हूँ खुद को स्क्रीन पे तो मुझे पता चलता है क्या बकवास कर रही हूँ, बहुत ही ख़राब फिल्म की मैंने। बट सेट पे मुझे याद था कि संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी के साथ मैंने पहली बार काम किया। तो मुझे पता चला कि एक एक्टर कैसे कैरेक्टर में घूमता रहता है, सुबह से शाम तक उनको पता होता है कि यार मैं ये कैरेक्टर हूँ तो यही बन के घूमते हैं। तो वहाँ से मैंने चीजें सीखी और अपनी गलतियों को मैंने रियलाइज किया। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ, जो उसके बाद मुझे काम मिला, वो एक्सपोजिंग और आइटम सॉन्ग कर लो, एक ये सीन है, एक बेड सीन है, एक रोमांटिक सीन है, ये सब तुम कर लो। तो मुझे लगा कि यहाँ तो मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी। जिस नाम से मैंने शुरू में बताया था कि रेहाना सुल्ताना, तो मुझे लगा जिस नाम से मैंने अपने आप को बचाया कि कहीं ये नाम के साथ अगर मैं इंडस्ट्री में आती हूँ और मुझे इसी तरह के रोल मिले तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने थिएटर की तरफ शुरू किया। तो मैं आज 10-12 साल हो चुके हैं मैं थिएटर करती हूँ और मुझे मज़ा आता है उसमें। मतलब वहाँ से मैंने सीखा कि ऑडियंस के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस आप आते हो तो क्या फील होता है। तो मुझे ना आज वो दुख नहीं होता है कि मैंने कोई बड़ी फिल्म नहीं की या बड़ा कुछ काम नहीं किया। भले 40-50-60 की ऑडियंस के सामने भी अगर मैं अपने आप को एज अ मेन लीड हीरोइन समझती हूँ ना, तो वो एक अलग ही बात होती है कि बिना टेक के मैं अपना काम करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर जो को एक्टर है अपनी लाइन भूल गया और मैं उसको मैनेज करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील होता है कि यार मैं तो मतलब छाई भी हूँ यहाँ पर। तो भले वो छोटा स्टेज है, मुझे मजा आता है। और वो जो अंदर से होता है ना कि एक्टर अगर दुखी होगा ना तो वो मर जाएगा। अगर वो अंदर से एक्टर है, उसको लगता है कि मुझे काम करना है और वो कुछ काम नहीं कर रहा है ना, तो अंदर ही अंदर घुट के मर जाएगा या फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो उस चीज को मैंने चैनलाइज कर दिया और मैंने थिएटर करना शुरू किया। उसके बाद मुझे ये जो कैंसर वाला एपिसोड मेरी लाइफ में आज 4था साल चल रहा है और इसी बीच आपको याद होगा कि कोविड आ गया था, तो 2 साल हम काम नहीं कर पाए। तो समहाउ
मेरे जो करियर का ग्राफ चल रहा था उसमें मैंने खुद से ब्रेक लिया, हम्म, फिर कोविड ब्रेक आया, फिर मेरा कैंसर ब्रेक आया। तो अब मैं इस वक्त तैयार हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा मीनिंगफुल सिनेमा करूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं कमर्शियल काम करना चाहूँगी। ओके। जो मेरा सर्कल है, जो मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि अच्छा रोल हो, भले ही छोटा हो। और मुझे आजकल ओटीटी पे जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत पसंद आते हैं। मतलब वो ऐसे कैरेक्टर निकाल के लाते हैं जो हमने रियल लाइफ में देखे होंगे कभी। तो मुझे वो करने में मज़ा आएगा। तो मैं अब ऐसे ओपन ऑडिशंस नहीं करती। ऑडिशंस आते हैं तो मैं अपने मन से जाती हूँ। मुझे लगता है यार ये रोल शायद मैं अच्छा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मना ही कर देती हूँ, मैं नहीं आ रही ऑडिशन के लिए, कुछ अच्छा आएगा तो बताओ। तो मैं अब आराम से बैठे रहती हूँ। सोशल मीडिया से पैसे आ जाते हैं और इतना भागदौड़ करने का मन भी नहीं है अब। आपने जितनी चीजें बताई ना उससे कहीं ना कहीं मेरे को ये भी चीज रियलाइज हुई कि एक एक्टर होना, एक पब्लिक फिगर होना में आपको दिखाना बहुत पड़ता है कि मैं एक स्पेसिफिक तरह की लाइफ जी रहा हूँ, मेरे इतने लोग हैं आसपास, मेरा सोशल मीडिया ऐसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरा ये घर वैसा है। बट उसका नुकसान भी है कि क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे, इनफैक्ट कुछ को मैं जानता हूँ जो प्रिटेंड बहुत कुछ करते हैं बट अंदर से बहुत खोखले हैं, शायद फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है, बट क्योंकि वो स्टेचर पे आ चुके हैं वो उन्हें दिखाना वैसे ही है। हाँ, वो होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट ये चीज़ जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, ये कई बार आप नहीं दिखाते हो। जैसे मैंने कैंसर से जब मैं गुजर रही थी उस वक्त मैंने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखे और मुझे काम भी करना पड़ गया और कुछ चीज़ें मैंने बेची, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची। उस वक्त मैंने देखा कि ना इंडस्ट्री बड़ी अजीब सी जगह है। अगर मैं किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बोलती हूँ ना यार दोस्त मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर मैं ये जता देती हूँ या दिखा देती हूँ तो वो और दूर हो जाएंगे। तो ये दिखावे की दुनिया है और इसमें आपको, भले आप कोई इशू से गुजर रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी नहीं बताते। घर वाले तो बहुत दूर की बात है, अब दोस्तों से भी नहीं कहते कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है प्लीज़ कर दें। तो वो चीज़ें छुपानी पड़ती हैं क्योंकि आपने अपनी एक लाइफ का एक पैटर्न बना दिया है। लोग आपको एक नाम से, आप किसी जगह पहुंच गए हो उससे जानते हैं। तो बहुत सी छोटी-मोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो छुपा कर रखनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं अगर आपकी ही लाइफ पे वापस आऊँ, क्या कुछ और अभी चल रहा है? क्या कुछ प्लानिंग है आगे करियर को लेके, लाइफ को लेके? ऑल्सो पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा इफ यू अलाउ मी टू आस्क, शादी, लव, बच्चे, कुछ ऐसा प्लानिंग है या नहीं? जो आपको कैंसर होता है स्टेज 4 का, तो लाइफ में एक लाइफ पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे पता है कि कल को रिलैप्स आ गया और मेरे खर्चे बहुत होते हैं। तो गलती से मैंने किसी गरीब आदमी से या मिडिल लेवल के आदमी से शादी कर ली और ऐसे में उसे पता नहीं है कि कैंसर रिलैप्स होने पर क्या क्या हो सकता है। तो मैं क्यों बिना वजह किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूं। ना रिलेशनशिप चल सकेगा, ना मेरी एक्सपेक्टेशन चल सकेगी। तो मैरिज इज़ नो, ये तो मेरा फाइनल हो चुका है। अब क्योंकि मैरिज नहीं है, करियर भी मैंने थोड़ा सा बैक सीट पे रखा हुआ है। सो एक होता है ना कि मैं बड़ी मूडी किस्म की इंसान हूँ, मैं थोड़ी सी पागल हूँ, ये मैं मानती हूँ। तो आजकल ना मेरे अंदर ये चीज़ आई है कि कुछ सोशल वर्क किया जाए। तो इनफैक्ट मैंने MSW कर रही हूँ पनवेल यूनिवर्सिटी से। मैंने फर्स्ट ईयर ख़त्म कर लिया है और मैं सेकेंड ईयर एग्ज़ाम दे रही हूँ। उसमें मैं एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर का कोर्स है ये, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन भी लिया है अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट का। तो उसके लिए मैं शायद हो सकता है आने वाले समय पे आप मुझे देख सकते हैं कि किसी NGO के साथ 2-3 महीने जॉब भी कर लूँ ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए। उसके बाद में मैं डेफिनेटली फुल टाइम सोशल वर्क करने वाली हूँ। और ये जो एक्टिंग का कीड़ा है ये तो हमेशा रहेगा। इनफैक्ट जब आप एक्टर होते हो ना, आप ऑडियंस को रिलेट कर पाते हो, आप उनसे 1-to-1 मिलते हो तो आप उनका इन एंड आउट देख लेते हो। तो ये एक्सपीरियंस एज अ सोशल वर्कर मुझे बहुत यूज़ आने वाला है। वहाँ मैं लोगों की तकलीफ़ें समझ सकती हूँ, उनकी सिचुएशन बहुत ईज़िली समझ सकती हूँ। तो अब मैं यही करने वाली हूँ आगे चल के। आपने भी कैंसर का ज़िक्र किया, आप ऑफ कोर्स उस पूरी जर्नी को आपने हराया है, उसको फाइनेंस का ज़िक्र किया। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर को कैंसर हुआ था, ठीक है? दैट फ्रेंड इज़ ऑलमोस्ट एक्टर।
तो जब, क्योंकि बहुत पैसा लगता है जैसे आपने बोला, तो मेरी जितनी उनसे बात हुई तो शी सेड कि मैंने अपने ना कुछ इंडस्ट्री के दोस्तों को बोला, कुछ प्रोड्यूसर से बोला, कुछ डायरेक्टर से बोला कि हेल्प मी विद सम फाइनेंस, कुछ पैसा दे दो, आई विल रिवर्ट इट डेफिनेटली, तुरंत नहीं बट धीरे धीरे आई विल रिवर्ट इट। तो कुछ लोगों ने उनसे बोला कि हाँ ठीक है, रात में आ जाओ, विल पे। तुम सोचो ना अविनाश, यहाँ पर लोग आपकी बुरे टाइम का भी वो नहीं देखते कि किस चीज़ से गुजर रहे हो। सो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। और मैंने तो मतलब ऐसे प्रॉपर्टी बेची है अपनी कि वो होता है ना कि एकदम गिरे हुए भाव में निकाल दी, जहाँ मुझे 1 CR मिल सकता था और मेरी 2-3 कीमो हुई थी और मुझे पता था कि 3 कीमो और होगी, उसके बाद मेरी सर्जरी आ रही है। और मेरे पास में, आप मैं बता दूं अविनाश तुम्हें कि मेरे पास में मेडिक्लेम था और आज भी है। मगर ये जो मेडिक्लेम का ये किस्सा है, आपको पता होना चाहिए और आपके ऑडियंस तक भी जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए मैंने इस बात को छेड़ा है कि मेडिक्लेम वाले आपको मेडिक्लेम नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं। लिटरली मुझसे मिलकर गए, मेरे डॉक्टर से जाकर मीटिंग की और 6 महीने तक मुझे कोई मेडिक्लेम नहीं मिला था। मेरे बिल्स पेंडिंग होते चले गए और वो मैंने फंड यहाँ वहाँ से अरेंज करके अपना इलाज कराया। जब फाइनली मैंने ट्विटर पे जाकर ट्वीट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब 6 महीने से ज़्यादा मैं अपना इलाज नहीं करा पाऊंगी, प्रॉपर्टी भी चली गई है, अब क्या होगा। तो मैंने अपनी फैमिली में कहा कि यार ये तो बात पूरी दुनिया के पास पहुंच जाएगी कि रोजलिन आज फंस गई है, उसको इलाज के लिए दिक्कत आ रही है। तो शी सेड कि अब लोगों के बारे में क्या सोचना, बिल तो हमें ही पे करना है ना। करेक्ट। तो मैंने जाके ट्वीट किया और मैं भी कंपनी का नाम नहीं बता रही हूँ, उनको मैंने टैग कर दिया। तो 5 से 10 मिनट में उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ढूंढा। मैं हॉस्पिटल के बेड में ही हूँ और मुझे कॉल आता है कि कितने बिल्स हैं और क्या बिल्स हैं, और आई थिंक 1 हफ्ते में उन्होंने पूरे 6 महीने के बिल मुझे पे कर दिए और उस बिल से मेरा आगे का ट्रीटमेंट ईजी हो गया। तो तुम सोचो कि जो आम इंसान होता होगा ना, वो बहुत परेशान होता होगा। उसे पैसा नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से भी सिर्फ 5 लाख मिलता है, जबकि मेरी जो कीमो हो रही थी, एक कीमोथेरेपी 4,30,000 की थी, उसमें मैंने 19 कीमोथेरेपी करवाई है, तब मैं आज जिंदा बैठी हुई हूँ। तो लोग ये कहते हैं ना कि कैंसर से लोग मर जाते हैं, कैंसर से इंडिया में सिर्फ गरीब लोग मरते हैं। अगर आप किसी तरह से पैसे मैनेज कर लेते हो तो आप जी सकते हो, बिकॉज डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि स्टेज 4 इज समथिंग जहाँ पर आप एक्सटेंडेड लाइफ जी सकते हो। तो ये इस चीज़ का मैं काफ़ी चलता फिरता आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हुई हूँ, और मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के कि यार हमने तुझे बचा लिया। सो दैट्स हाउ। तो ये जो कैंसर की पूरी जर्नी है ना, ये बड़ी अजीब सी जर्नी है। सबकी अपनी जर्नी होती है और सबके अपने किस्से होते हैं, और इस चीज़ को दूर दूर तक जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो जब भी बात आती है ना, कभी इस तरह के इंटरव्यू होते हैं, तो मैं हमेशा ये चीज़ चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे कि कैंसर किसी दुश्मन को भी ना हो। ट्रू। मेरे सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जिसने मौत को देखा है, छू के आया है, उसको हराया है। मैं अगर आपसे एक चीज़ समझना चाहूँ कि आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी सीख क्या रही है जो आप मेरे को दो कि अविनाश यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, लाइफ का ये तजुर्बा रहा है, आई एम गिविंग दिस टू यू एंड टू योर ऑडियंस। मोस्टली लोग ना, तुमने ये सुना होगा, हमेशा ऐसे हैशटैग लगाते हैं, 1 डे एट अ टाइम। ये तुमने सुना होगा। Correct, हाँ. ये हमेशा कैंसर पेशेंट्स लगाते हैं ये टैग जब भी हम पोस्ट करते हैं। तो 1 डे एट अ टाइम हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक टाइम था विनाश जब ना मैं कीमोथेरेपी करा के आके इससे घर में बेडरूम में जाके लेटती थी और मेरे घर वाले ऐसे आकर टच करते थे कि सांस ले रही है या नहीं। मतलब मैं पूरा छोड़ चुकी थी, ऐसे ऊपर देखती रहती थी, सोचती थी शायद ये 24 घंटे, शायद कल तो चली जाऊंगी। और मैं अपने आप से ये पूछती थी कि मैंने क्या किया, मैं दुनिया में क्यों पैदा हुई थी और ये कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली है। तो बहुत अफसोस हो रहा था, शिट मैंने कुछ नहीं जिया, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब एक दुनिया थी ना जहाँ पर मैं मीडिया के पीछे भाग रही थी,
मुझे रोज छपना है, मुझे कैसे भी काम मिलना चाहिए, बस मुझे बड़ी एक्टर बनना है, कुछ बड़ी एक्टर नहीं बनी तो एक आध अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट कर लूँ। तो ये जो दिल में चलता रहता था ना, तब मैं उस वक्त जब बिस्तर पे पड़ी थी ना, तो मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ तो लोग भूल ही जाएंगे, एक तो अच्छा काम कर लिया होता कि कम से कम मरती तो एक आदमी तो रोए कि यार ये कैसे चली गई। तो उसके बाद से जब मैं लौट के आई ना, तो मैं सबसे, ये जो मेरे दोस्त हैं, जैसे आज तुम मेरे सामने बैठो, तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ में एक काम ऐसा करके जाना कि मरने के बाद लोग तुम्हें बहुत भारी अफसोस हो कि यार ये कैसे चला गया। तो मैं उस चक्कर में लगी हूँ आजकल। एक नया सा दिमाग में आया कि यार कुछ तो ऐसा करके जाऊंगी जिसके बाद लोग मुझे एज एन एक्टर याद नहीं करेंगे, एज एक अच्छा इंसान याद करेंगे कि हाँ यार बंदी ने एक अच्छा काम किया था। तो अब मुझे नहीं पता मेरी एक्सटेंडेड लाइफ कितनी है, मैं 10 साल जी सकती हूँ, मैं 20 साल भी जी सकती हूँ, हो सकता है कि 5 साल बाद भी मर जाऊँ। तो मुझे लगता है कि एक काम करूँगी, भले एक काम करूँगी, अच्छा करके जाऊँगी। तो तुम भी अगर कभी ज़िंदगी मौका दे तो एक अच्छा काम करके जाना ज़रूर। कुछ बातचीत होती है ना, वो आपके साथ रह जाती हैं। एंड हाँ, फॉर रह मी जाते हो। दिस इज दैट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, फॉर मैंने तुम्हें दिस। बहुत इमोशनल किया है क्योंकि बॉस मैं हूँ ऐसी। नहीं, बट आई थिंक I ये can इस see तरह in का your eyes. इमोशन, I can see in your eyes. Yes. बट आई थिंक ये इमोशन सबकी लाइफ में आना चाहिए कि उनको एहसास हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है और क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस बातचीत, एंड आई रियली विश मैं नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा जल्दी मिलूं और तब हम थोड़ी अलग तरह की बातचीत करें, थोड़ा सिनेमा की बात करें, थोड़ी और लाइफ को एक्सप्लोर करें। टिल देन थैंक यू सो मच। Thank you so much.